हेलो एवरीवन, गेजन सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम 11th बिजनेस स्टडी का चैप्टर 22 कर रही है। चैप्टर का नाम है आंतरिक व्यापार, अर्थ एवं प्रकार। यानी कि ये जो हमारा इंटरनल ट्रेड है, इसका मीनिंग एंड टाइप्स चैप्टर का नाम दिया हुआ है। तो इस चैप्टर के अंदर हम करेंगे इंटरनल ट्रेड के बारे में। इंटरनल ट्रेड क्या होता है? जो एक ही देश की सीमाओं के अंदर किया जाता है उसको इंटरनल ट्रेड कहते हैं। एक देश की सीमाओं के अंदर, यानी कि इसमें हम उस व्यापार के बारे में स्टडी करेंगे जो एक देश की सीमा के अंदर रहकर किया जाता है। वो कैसे किया जाता है, कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसके लिए यूज होते हैं बिजनेस करने के लिए। तो हम इसकी डिटेल से स्टडी करेंगे। छोटा सा चैप्टर है, एक ही लेक्चर के अंदर हो जाएगा। तो स्टूडेंट, थोड़ी सी आवाज़ की मेरी प्रॉब्लम है, मुझे कोल्ड हो रहा है काफ़ी, और तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा इस चैप्टर के जितने भी पॉइंट्स हैं वो आज के हमारे टॉपिक है। इसमें हम स्टडी करेंगे आंतरिक व्यापार का अर्थ, आंतरिक व्यापार की विशेषताएं क्या है, आंतरिक व्यापार के प्रकार, और प्रत्यक्ष व्यापार क्या होता है, इसके लाभ क्या होते हैं, और आंतरिक व्यापार में प्रयोग होने वाले मुख्य प्रपत्र में मेन डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं वो, और व्यापारिक मदे यानी कि जो टर्म्स होती है, वोकैबुलरी इंटरनल बिजनेस के लिए यूज कर जाती है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो ये आज हमारा एक ही लेक्चर के अंदर कंप्लीट हम इसको कर लेंगे। छोटा सा चैप्टर है, कई बार 4 मार्क्स 2 मार्क्स 1 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आ जाता है, बड़े मार्क्स का 6 मार्क्स का क्वेश्चन तो नहीं आता। तो सबसे पहले हम इसमें स्टडी करेंगे मीनिंग ऑफ इंटरनल ट्रेड, यानी कि जो हमारा आंतरिक व्यापार है उसका अर्थ क्या है। देखो, एक देश के आर्थिक व्यापार के लिए व्यापार होना बहुत जरूरी है। व्यापार का अर्थ क्या होता है? लाभ कमाने के लिए हम वस्तुओं तथा सेवाओं का क्रय विक्रय करती है। अगर यही लाभ कमाने के लिए वस्तुओं का क्रय विक्रय एक देश की सीमाओं के अंदर ही किया जाता है तो उसे कहा जाता है आंतरिक व्यापार। इसका दूसरा नाम भी आता है, कई बार इसको होम ट्रेड या देसी व्यापार भी कह देते हैं। तो इस तरह से आप सिंपल भाषा में इसका अर्थ लिख सकते हो, इंटरनल ट्रेड या आंतरिक व्यापार ऐसा व्यापार जो एक देश की सीमाओं के अंदर ही किया जाता है उसे आंतरिक व्यापार कहते हैं। अब आती है विशेषता, यानी कि इसके लक्षण कौन कौन से हैं, या हम कैसे कहेंगे कि एक व्यापार जो है आंतरिक व्यापार है या नहीं है, यानी कि इंटरनल ट्रेड है या नहीं है। तो इसके क्या क्या ऐसे फीचर्स हैं जिससे हमें पता चले कि हाँ ये इंटरनल ट्रेड है। तो इसके कुछ फीचर्स हैं जिनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला फीचर्स तो इसका यही आ जाता है कि ट्रेड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, यानी कि देश की सीमाओं के अंदर व्यापार। आंतरिक व्यापार एक देश की सीमा के अंदर होता है। जब व्यापार एक देश की सीमाओं के पार करके किया जाता है तो उसे विदेशी व्यापार कहते हैं, और जब देश की सीमाओं के अंदर किया जाता है तो उसे हम देसी व्यापार भी कह सकते हो, होम ट्रेड भी कह सकते हो, इंटरनल ट्रेड भी कह सकते हो, आंतरिक व्यापार जिसे हम कहते हैं। सेकंड इसका फीचर है हमारा फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, वस्तुओं का स्वतंत्र आना जाना। देखो, देश आंतरिक व्यापार है तो एक देश के अंदर बहुत सारे राज्य होते हैं, तो एक देश के विभिन्न राज्यों में वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, वो फ्रीली एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आती जाती रहती है, ट्रेडिंग होती रहती है। थर्ड है डीलिंग इन लोकल करेंसी। अब देखो, एक देश के अंदर ही व्यापार हो रहा है तो सीधी सी बात है उस देश में जो करेंसी चलन में है, जो मुद्रा चलन में है, उसी मुद्रा के अंदर आंतरिक व्यापार होता है। इंडिया में अगर व्यापार हो रहा है आंतरिक व्यापार, हमारे देश का आंतरिक व्यापार है, तो वो कोई किस में होगा? वो रुपीज में किया जाएगा। ये थे फोर्थ हमारा जो है फीचर्स, वो है स्पेशल एक्ट टू सेटल द डिस्प्यूट। देखो, हर कंट्री के अपने बिजनेस के कोई भी डिस्प्यूट होते हैं उनको सेटल करने के लिए
कुछ न कुछ लॉ बने होते, कुछ एक्ट बने होते। सेम उसी तरह से हमारे देश के अंदर भी अगर किसी टाइप का इंटरनल ट्रेड के अंदर डिस्प्यूट आ जाता है तो उसको डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए भी एक्ट बना हुआ है। वैसे तो बहुत सारे एक्ट है, पर झगड़े का निपटारे के आपस में जो दो पार्टीज है उनके बीच में किसी बात को लेकर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसके निपटारे के लिए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बना हुआ है, वस्तु विक्रय अधिनियम बना हुआ है, उसके सारे प्रोविजन लागू होते हैं डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। अब आता है आंतरिक व्यापार के प्रकार, यानी कि जो एक ही देश की सीमा के अंदर जो व्यापार किया जाता है उसके कौन कौन से टाइप है। तो 3 टाइप्स के बेस पे होता है। पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, सेकंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ लेवल्स एंड थर्ड होता है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। तो सबसे पहले अगर हम देखें रिलेशनशिप के बेस पे टाइप्स अगर देखें तो ये 2 टाइप्स का होता है, डायरेक्ट ट्रेड और इनडायरेक्ट ट्रेड, ठीक है। और अगर हम ऑन द लेवल ऑफ बेसिस लेवल पे देखें, ऑन द लेवल के बेसिस पे अगर हम चेक करें, स्तर लेवल्स के चेकिंग पे बेसिस करें तो ये 3 टाइप्स का होता है। लोकल लेवल ट्रेड हो गया, स्टेट लेवल ट्रेड हो गया और नेशनल लेवल ट्रेड हो गया। आंतरिक या एक देश की सीमा के अंदर ही है। ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी के बेस पे अगर हम स्टडी करते हैं तो ये 2 टाइप्स का होता है, होलसेल ट्रेड होता है और एक होता है रिटेल ट्रेड। तो अगर हम ये कहें कि टाइप्स ऑफ इंटर ट्रेड, तो मोटे मोटे तौर पर आप इसको 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो और फिर उन टाइप्स के भी कुछ सब टाइप्स में आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के बेस पे हमने देखा कि 2 टाइप्स का ट्रेड होता है, जिसमें फर्स्ट है डायरेक्ट ट्रेड। डायरेक्ट ट्रेड को हम प्रत्यक्ष व्यापार कहते हैं, यानी कि आंतरिक व्यापार में जो प्रत्यक्ष व्यापार है वो एक ऐसा व्यापार है जिसमें क्या होता है, कुछ मध्यस्थ भी उपस्थित हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, दोनों ही कंडीशन हो सकती है। जैसे माल उत्पादक से थोक व्यापारी को बेचा जाता है, थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी को, फुटकर व्यापारी माल उपभोक्ताओं को बेचता है। एक चैन बना के दे रखे, इसे आप आसानी से समझ सकती है। उत्पादक किसको बेच देता है, थोक व्यापारी को, थोक व्यापारी फुटकर को और फुटकर व्यापारी आगे उपभोक्ताओं को माल बेच देता है। इस प्रकार इसको कहा जाता है डायरेक्ट ट्रेड, ठीक है। जब उत्पादक या निर्माता माल मध्यस्थों को न बेचकर सीधे उपभोक्ता को बेचते हैं तो इसे प्रत्यक्ष व्यापार कहते हैं, यानी कि उत्पादक ने उत्पादन किया और सीधे ही उपभोक्ता को बेच दिया, तो ऐसे व्यापार को कहा जाता है प्रत्यक्ष व्यापार, ठीक है। तो देखो यहाँ डायरेक्ट ट्रेड की बात आई है। डायरेक्ट ट्रेड में तो वो होता है कि जब उत्पादक और उपभोक्ता आमने सामने हो, ऐसे व्यापार को डायरेक्ट ट्रेड या प्रत्यक्ष व्यापार कहा जाता है। बट इसके अंदर जो है अगर बहुत सारे वो आ जाते हैं, मिडिल मैन्स आ जाते हैं, तो उसको अप्रत्यक्ष व्यापार कहा जाता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा है डायरेक्ट ट्रेड के बारे में। तो डायरेक्ट ट्रेड जो है इसके क्या एडवांटेज होती है, सबसे पहले हम उसकी स्टडी करते हैं। माल की बनावटी कमी नहीं होती, नो आर्टिफिशियल स्कैरिसिटी ऑफ गुड्स। जब माल मध्यस्थों के माध्यम से बेचा जाता है तो कई बार वे माल का स्टॉक करके बनावटी कमी दिखा देते हैं। इस प्रकार जब वो बनावटी कमी दिखाएंगे, कस्टमर ज्यादा डिमांड करेंगे तो वो अनुचित लाभ अर्जित करते हैं, यानी कि उस वस्तु की जो है कमी दिखाकर उसका रेट बढ़ाकर उसको बेच देते हैं। तो इस तरह से अगर व्यापार होता है तो जो ये बनावटी कमी होती है उसकी संभावना शून्य हो जाती है। सेकंड आता है आपका उपभोक्ताओं का असली माल की प्राप्ति, रिसिप्ट ऑफ ओरिजिनल गुड्स बाय द कंज्यूमर। उपभोक्ताओं को उत्पादकों से असली माल मिलता है, मध्यस्थों के कारण होने वाली बनावटी जो मिलावट है उसकी संभावना खत्म हो जाती है। थर्ड है डबल बेनिफिट टू प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को डबल बेनिफिट होता है, 2 चरणों में उसको लाभ होता है। फोर्थ है उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर माल उपलब्ध करवाना होना, द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड एट लोअर प्राइस टू कंज्यूमर। सेल्स स्टेज का लाभ माल के मूल्य में जोड़ते हैं, तो लेकिन इतना नहीं जितना कि मध्यस्थों द्वारा जोड़ा जाता है। तो उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर माल मिल जाता है क्योंकि माल सीधा उत्पादक से उपभोक्ताओं को बेचा जाता है, मिडलमैन बीच में नहीं है, तो उनका कमीशन प्राइस के अंदर नहीं जुड़ता, तो प्राइस रीजनेबल रहता है।
उत्पादकों को नगद विक्रय का लाभ, बेनिफिट्स ऑफ गुड्स, बेनिफिट्स ऑफ कैश सेल टू प्रोड्यूसर। प्रत्यक्ष व्यापार के अंतर्गत विक्रय नगद होता है, क्योंकि जो हमारी डायरेक्ट ट्रेडिंग होती है उसमें मोस्टली माल कैश में बेचा जाता है, तो रुपए फंसने का कोई भी चक्कर नहीं होता। अब सेकंड टाइप जो है रिलेशनशिप में, वो आता है इनडायरेक्ट ट्रेड। अप्रत्यक्ष व्यापार में उत्पादक उपभोक्ताओं तक माल पहुंचाने के लिए बहुत सारे मध्यस्थों की सेवाएं लेता है। सबसे पहला देखो, ये 3 तरीके से किया जाता है जो हमारा अप्रत्यक्ष व्यापार होता है। फर्स्ट होता है थोक व्यापारी के माध्यम से, थ्रू होलसेलर। इस विधि में उत्पादक माल थोक व्यापारी को बेचता है, थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी को और फुटकर व्यापारी उपभोक्ताओं को। उत्पादक थोक व्यापारी को, थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी को और फुटकर व्यापारी उपभोक्ताओं को माल बेचता है। सेकंड स्टेज पे, सेकंड दूसरा इसका जो है टाइप है वो है फुटकर व्यापारी के माध्यम से, थ्रू रिटेलर। इससे देखो, इसके अंदर क्या होता है, उत्पादक माल सीधा किसको बेचता है, फुटकर व्यापारी को। थोक व्यापारी को यहाँ एलिमिनेट कर दिया जाता है और फुटकर व्यापारी किसको माल बेचता है, उपभोक्ताओं को। थर्ड है इसका टाइप एजेंट के माध्यम से। इस कंडीशन में क्या होता है, जो उत्पादक होता है वो ना ही तो थोक व्यापारी की हेल्प लेता और ना ही फुटकर व्यापारी, यानी कि थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी इन दोनों स्टेप को, मिडलमैन को एग्जिट कर देता है और माल किसको बेचता है, एजेंट को, और एजेंट सीधा किसको बेच देते हैं, प्रोड्यूसर को, सॉरी कस्टमर को बेच देते हैं। इस प्रकार ये जो है माल विक्रय किया जाता है। अब आता है सेकंड टाइप। सेकंड टाइप हमारा क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल्स, लेवल के बेसिस पे। ये इसको भी 3 टाइप्स में डिवाइड किया हमने। सबसे पहला है लोकल लेवल ट्रेड। लोकल के नाम से आप समझ गए होंगे, स्थानीय व्यापार किसी गांव या डिस्ट्रिक्ट तक ही सीमित रहता है। इसमें कौन सी आती है, जो जल्दी वस्तुएं खराब हो जाती है, दैनिक उपभोग की वस्तुएं, नाशवान प्रकृति की वस्तुएं, ताजा फल, दूध, मिठाइयां, यही होते हैं। सेकेंड आता है राज्य स्तरीय का व्यापार, स्टेट लेवल ट्रेड। जो व्यापार किसी राज्य के विभिन्न जिलों के मध्य में किया जाता है, जैसे हिसार भिवानी के साथ, भिवानी दादरी के साथ, इस तरह से जो व्यापार किया जाता है उसको कहा जाता है स्टेट लेवल ट्रेड। एक ही स्टेट के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट है उनमें किया जाता है, यानी कि स्टेट से बाहर वाला जो है ट्रेड वो इंक्लूड नहीं किया जाता इसमें, स्टेट लेवल पे। अनाज, जैसे इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे, ये है हमारा स्टेट हरियाणा, ठीक है। हरियाणा में यहाँ बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, अगर ये आपस में इस तरह से व्यापार करते हैं तो इनके व्यापार को क्या कहा जाएगा, स्टेट लेवल का व्यापार कहा जाता है, ठीक है। थर्ड आता है नेशनल लेवल। नेशनल लेवल का व्यापार क्या होता है, ये है मान लेते इंडिया, ठीक है, अपने कंट्री। अब इस कंट्री के अंदर बहुत सारी क्या है, स्टेट है, यहाँ पे ये स्टेट बना दिया। अगर ये स्टेट आपस में, जैसे पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा, अगर ये आपस में व्यापार करते हैं तो उस व्यापार को कहा जाता है नेशनल लेवल का व्यापार। इसमें कौन कौन से इंक्लूड किया जाता है, जैसे चीनी, कपड़ा, मशीनरी, इस तरह का व्यापार इसमें इंक्लूड किया जाता है। थर्ड जो हमने टाइप स्टडी किया है वो है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी के बेस पे 2 टाइप का व्यापार किया जाता है। सबसे पहला है आपका होलसेलर, थोक व्यापारी। थोक व्यापारी क्या करता है, बड़ी मात्रा में माल उत्पादकों से या जो प्रोडक्ट बनाने वाले हैं उनसे खरीद लेता है और आगे किसको बेचता है, फुटकर व्यापारियों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में बेचता है। इसकी यहाँ पहचान देखो, थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में माल खरीदता है, ठीक है, क्या करता है, बड़ी मात्रा में उत्पादकों से माल खरीदता है और थोड़ी थोड़ी मात्रा में क्या करता है, बेचता है, ठीक है। और ये प्राय एक ही वस्तु में, जैसे आपने सुना होगा कि कपड़े का थोक व्यापारी, चीनी का थोक व्यापारी, इस तरह के जो व्यापारी होते हैं जो लार्ज क्वांटिटी में माल परचेज करते हैं और थोड़ा थोड़ा फुटकर व्यापारी को बेचते हैं और मोस्टली एक ही प्रोडक्ट के अंदर ये बिजनेस करते हैं। हाँ, उस प्रोडक्ट की वैरायटी कई हो सकती है, जैसे चीनी के कपड़े, चीनी का व्यापारी है वो मोटी चीनी, बारीक चीनी, इस तरह से वो उसकी वैरायटी रख सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है रिटेल ट्रेड। क्या होता है, फुटकर व्यापारी। फुटकर व्यापारी थोक व्यापारी से थोड़ी थोड़ी मात्रा में वस्तुएं क्रय करता है और इसके बाद यह उपभोक्ताओं को उनके आवश्यकता अनुसार विक्रय करता है।
फुटकर व्यापारी बहुत सारी वस्तुओं में व्यापार करता है। आपके घर के आसपास जो किराना की या जो स्टोर्स खुले हुए हैं, जो दुकानें हैं, वो सारी क्या है, रिटेल ट्रेड का बिजनेस करते हैं। कभी भी वो ये नहीं है कि अगर चीनी खरीदने जाएंगे तो 15-20 बोरी इकट्ठी नहीं लाते, 1 बोरी 2 बोरी लाते हैं और फिर उसमें से आपके जैसे परिवारों की रिक्वायरमेंट के अनुसार 1 किलो 2 किलो 5 किलो के हिसाब से जैसे कस्टमर मांगते हैं वैसे वो तोल कर उनको बेच देते हैं। अब इसके अंदर आता है मेन आंतरिक व्यापार में प्रयोग होने वाले मुख्य डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। मेन डॉक्यूमेंट्स यूज इन इंटरनल ट्रेड। सबसे पहला आता है इनवॉइस, उधार करे, क्रेडिट सेल। इनवॉइस का बनता है उधार करे के लिए विक्रेता से प्राप्त खरीदे गए माल के विवरण को बीजक कहा जाता है। ये ध्यान रखो, क्या कहा जाता है, इनवॉइस, क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल के लिए विक्रेता से प्राप्त, मान लेते हैं आपने क्या किया, माल उधार में खरीदा है किसी व्यक्ति से, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, ये हो आप, ठीक है, और ये है विक्रेता, मैंने बी लिख दिया। अभी ये जो इससे आपने क्या किया, माल खरीदा है, ठीक है, परचेज किया है आपने, तो ये क्या करेगा, जो बी है वो क्या बना कर देगा, एक बिल बना कर देगा। क्या देगा, एक बिल बना कर देगा। बिल जो जिसके लिए क्या कहा जाता है, इसको इनवॉइस कहा जाता है। इसके लिए तो ये बिल वर्ड यूज होगा और इसके लिए क्या वर्ड यूज होगा, इनवॉइस वर्ड यूज होगा। इस पर क्या लिखा होता है, उसका नाम, पता, माल का विवरण जैसे मात्रा, क्वालिटी, कुल वैल्यू, बिक्री, डिस्काउंट वगैरह, ये सारी डिटेल लिखी होती है। इसे बिल अथवा मेमो भी कह सकते हैं, मीमो भी कह सकते हैं, क्योंकि बीजक परचेज ट्रांजैक्शन का प्रमाण होता है, इसलिए इसे परचेज बुक में इसी के आधार पर लिखा जाता है। करेबई में लेखा हो जाता है तो बीजक ठीक का चिन्ह यानी कि इसे फाइल में रख दिया जाता है, यानी कि पेस्ट फाइल में लगा दिया जाता है। कैश सेल के लिए विक्रेता से प्राप्त खरीदे गए माल के विवरण को कैश मेमो कहा जाता है। उधार के लिए जैसे आपको बताया कि इनवॉइस या बिल वर्ड या मेमो वर्ड यूज किया जाता है। अगर माल नगद में है तो उसके लिए मेमो के आगे क्या वर्ड यूज हो जाएगा, कैश वर्ड यूज हो जाएगा। सेकेंड आता है परफॉर्मा बीजक। परफॉर्मा इनवॉइस कंसाइजर प्रेषक प्रेषणी को भेजे गए माल के विवरण को परफॉर्मा बीजक कहते हैं, जो विक्रेता क्रेता के पास भेजता है। इसमें क्या लिखा होता है, माल की मात्रा, क्वालिटी, मूल्य, खरीदे गए किए गए खर्चों की जानकारी, ये सारी डिटेल होती है। क्योंकि प्रेषण जो है बिक्री नहीं है, न ही ये प्रेषणी क्रेता है, इसलिए माल के साथ साथ भेजा गया प्रपत्र केवल सूचना के लिए होता है। इंटरिम इनवॉइस भी इसको आप कह सकते हो। जब तक फाइनल इनवॉइस नहीं बन जाता तब तक यही जो है परफॉर्मा इनवॉइस या इंटरनल इनवॉइस ही रहता है। अब आता है थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये दोनों पॉइंट, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। डेबिट नोट क्या होता है, इसका अभिप्राय एक ऐसे प्रपत्र या नोट से है जो क्रेता के द्वारा विक्रेता को ये सूचित करने के लिए भेजा जाता है कि उसका खाता पत्र में लिखी गई राशि से माल वापस करने के कारण डेबिट किया जाता है। ये जो डेबिट नोट होता है वो किसके कब बनाया जाता है, ये बनाया जाता है परचेज रिटर्न के टाइम। आपने माल खरीदा, आप कुछ माल वापस बेचते हो तो एक नोट बनाकर बेचते हो और उस नोट में जिसको भी आप माल वापस भेज रहे हो उसके नाम को डेबिट करते हो। इस कारण से मैं एक एग्जांपल लेकर बताती हूँ आपको इसको। मान लेते हैं ये ए व्यक्ति है, आप हो, ठीक है, और ये बी व्यक्ति है सेलर, ठीक है, ये आप हो, ठीक है, ये आप हो, आप बी सेलर हो, और ये क्या है, परचेज करने वाला, परचेज करने वाला है। अब देखो आपने क्या किया, इससे माल परचेज किया, इससे माल आपके पास आ गया परचेज। अब आप कुछ माल क्या कर रहे हो, रिटर्न कर रहे हो, जिसको हम क्या कहते हैं, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न कर दिया कुछ माल किसी भी कारण से। अब आप जो है इसको जो माल रिटर्न किया उसका एक नोट बनाकर दोगे, जिसको क्या कहा जाता है, डेबिट नोट। अब डेबिट नोट क्यों किया, क्योंकि आपने अकाउंट का रूल पढ़ा होगा कि जिसके पास भी माल या पैसा जाता है उसको डेबिट किया जाता है। तो पैसा माल किसके पास जा रहा है, आपके पास, बी आपके पास जा रहा है, तो इसलिए
इसमें एंट्री क्या की जाएगी, जैसे बी के पास जा रहा है तो बी डेबिट टू परचेज रिटर्न, बी को डेबिट किया है, इस कारण से इस डॉक्यूमेंट्स का नाम क्या है, डेबिट नोट। ठीक है। क्रेडिट नोट क्या होता है, आप भेज रहे हो, आपने भेजा है ये नोट, यही नोट देखो बी के लिए तो क्या बन गया, ये डेबिट नोट बन गया, और आपके ए के लिए यही नोट क्या बन गया, क्रेडिट नोट बन गया है। तो एक बार क्रेडिट नोट की ओर थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ लो। क्रेडिट नोट, इसका अभिप्राय ऐसे परपत्र या नोट से है जो विक्रेता के द्वारा क्रेता को यह सूचित करने के लिए भेजा जाता है कि उसका खातर में पत्र में लिखी गई राशि से माल वापसी का दावा स्वीकार करते हुए क्रेडिट नोट दिया गया। आपने जो माल भेजा था वो माल वापसी का दावा क्या हो गया, स्वीकार हो गया, तो क्रेडिट नोट बन गया। ये आपके लिए क्या होगा, क्रेडिट नोट। सॉरी। नेक्स्ट आता है आपका लॉरी रिसिप्ट। इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, कई बार 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। LR की फुल फॉर्म क्या है, लॉरी रिसिप्ट, वाहन की रसीद। इसका अभिप्राय एक रसीद से है जो माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए यातायात कंपनी, ट्रांसपोर्ट कंपनी द्वारा माल की स्वीकृति के लिए इशू की जाती है। सेम इसी तरह के एक रेलवे रिसिप्ट होती है जिसको RR कहते हैं। ये जो माल होता है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर भेजने के लिए रेलवे के द्वारा माल को स्वीकार करने के लिए जारी की जाती है। इसके बाद कुछ टर्म्स आती है, इनको आपको ध्यान से देखना है। कैश ऑन डिलीवरी, फुल फॉर्म देखो COD, इसका तो आजकल पता ही होगा आपको, क्योंकि बहुत सारी आप ऑनलाइन जो है शॉपिंग वगैरह करते हैं तो उसमें आपको पता चल जाता है COD पे पेमेंट करनी है या नहीं करनी है। COD मतलब कैश ऑन डिलीवरी। इसका अभिप्राय है ट्रांजैक्शन के उस व्यवहार से जिसके अंतर्गत माल का भुगतान स्फूर्ति के समय किया जाएगा, यानी कि जो पेमेंट है वो आप तब करोगे जब आप माल मिल जाएगा। यदि क्रेता स्फूर्ति समय भुगतान करने में असमर्थ रहता है तो माल वापस विक्रेता को भेज दिया जाता है। भुगतान नकदी, ड्राफ्ट, मनी ड्राफ्ट किसी के रूप में भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है जहाज पर मूल्य। फ्री ऑन बोर्ड या फ्री ऑन रेल, FOR, ये ध्यान रखना, ठीक है। फ्री ऑन बोर्ड या फ्री ऑन रेल भी कह सकते हैं इसको, फुल फॉर्म इसकी पूछ सकते हैं। इसका अभिप्राय क्रेता व विक्रेता के मध्य में होने वाले अनुबंध से है जिसमें माल है, माल की वाहन, चाहे वो जहाज हो, रेल हो, इससे जा सकता है। तो स्फूर्ति देने के सभी व्यय विक्रेता द्वारा वहन किए जाते हैं। यानी कि आपने माल बेचा है तो उसके घर तक यानी कि उसकी शॉप तक माल पहुंचाने के लिए आप सारे एक्सपेंसेस व्यय करोगे। वाहन पर स्फूर्ति देने पर माल का स्वामित्व विक्रेता से क्रेता को स्थानांतरित हो जाता है और तब माल का वाहक क्रेता के एक एजेंट का काम करता है। नेक्स्ट जो है हमारी वो है लागत, बीमा व भाड़ा, CIF, कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। इसका अभिप्राय व्यापारिक व्यवहारों में प्रयोग होने वाली उस मद से या उस आइटम से है जिसके अंतर्गत वस्तुओं के मूल्य में केवल लागत ही नहीं बल्कि बीमा, भाड़ा भी शामिल किया जाता है। E&OE क्या होता है, एरर एंड ओमिशन एक्सेप्टेड, ठीक है। इसका अभिप्राय उस मद से है जिसका प्रयोग व्यापारिक पत्रों में यह कहने के लिए किया जाता है कि जो गलतियां हुई है, जो चीजें टूट गई है, उन्हें भी ध्यान में रखा जाएगा। यह मद मूल्य सूची, बीजक, कैश मेमो, कोटेशन आदि में दी गई अशुद्ध या अपूर्ण सूचनाओं के लिए उत्पन्न वैधानिक दायित्व को पूरा करने के लिए किया गया एक टाइप का प्रयास ही है। तो इस तरह से इसकी भी फुल फॉर्म ये दी हुई है, इसको आपको लर्न करना है। तो ये हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 22 इंटरनल ट्रेड का छोटा सा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया होगा, आसानी से आप लर्न कर लोगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर करना, लाइक करना मत भूलना, क्योंकि इससे जो यूट्यूबर्स होता है, जो वीडियो बनाता है, उसको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मेरे जो वीडियो है उससे किसी को फ़ायदा हो रहा है। और अगर आप मेरे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं
तो उसको सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अगर आपको घर बैठे कंप्लीट सिलेबस करना है तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास वाइज सब्जेक्ट वाइज, तो आप प्लेलिस्ट देखकर भी कंप्लीट सिलेबस घर बैठे कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।